Hello students, today we are going to start lesson 2. Cell, the basic unit of life. The basic unit of life. सेल किस तरह से हमारी लाइफ की एक बेसिक यूनिट है, इसके बारे हम जानेंगे. सेल, ये जो सेल जो वर्ड है वो किस तरह सेल हुआ, जो लैटिन भाषा है उस वर्ड से आता है सेल्यूला, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम. अब स्मॉल रूम तो रख दिया, सेल्यूला जिससे निकला सेल. तो सेल का नाम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या वजह हुई, ये हम जानेंगे आगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो किससे बने हुए थे? सेल से, जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, मतलब एक सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म रूपी इकाई, जैसे हम कहते हैं सेल. इट ऑल्सो रिफर टू अस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ये हमारी लाइफ में एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होती है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंसिस्ट. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. डिस्कवरी ऑफ सेल. अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे खोजा? साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. 1665 ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, वो भी खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू. एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, उन्होंने ये स्टडी किया कि जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, जो कितना एडवांस नहीं था, उसमें जो उन्होंने एक कॉर्क के टुकड़े में देखा, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें संरचना दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक हिस्से को सेल कहा. ठीक है, इसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने इसको नाम सेल दिया. तो हम आगे देखेंगे. रॉबर्ट हुक डिस्कवरी indicated that living organism consist of a number of smaller structure or unit. रॉबर्ट हुक का यह कहना था, उनकी ये खोज इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यह इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी बॉडी है वो एक स्मॉलर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पर होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल. साइज़ एंड नंबर. इसका शेप क्या होता है, ये किस साइज़ की होती हैं और ये कितनी होती हैं, नंबर्स में कितनी होती हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल शेप्स, मतलब उनका आकार कैसा होता है. सेल शेप्स जो होते हैं, मतलब शेप के बारे में जानना है, उनका आकार कैसा है, तो हम क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ शेप्स, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, सेल मॉर्फोलॉजी हम कहेंगे उसे. ठीक है. शेप ऑफ द सेल चेंज और रिमेन फिक्स्ड. या तो उसका चेंज होता रहेगा उसका शेप, या फिर वैसा का वैसा ही बना रहेगा. ये दोनों हो सकता है. जो फिक्स्ड शेप होता है, यदि हम देखें, जैसे यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ, है ना, फ्रीक्वेंटली चेंज, मतलब लगातार बदलता भी रहता है, जैसे कि अमीबा. और यूग्लिना में ऐसा क्यों होता है, पैरामीशियम में ऐसा फिक्स शेप क्यों रहता है, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स. मतलब कि जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं. फर्स्ट हुआ ओवल. ओवल मतलब गोल आकार में. रेड ब्लड सेल्स, क्लैमिडोमोनास, ये एक तरह के बैक्टीरिया है जो जिसमें पाए जाते हैं. रेड ब्लड सेल्स तो ह्यूमन में पाया जाता है. और होता है रेक्टेंगुलर, जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं. सर्कुलर, कॉसी बैक्टीरिया में पाया जाता है. नेक्स्ट होता है एलोंगेटेड शेप, जैसे नर्व सेल्स, लंबे आकार में. स्फेरिकल, एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स. लिम्फोसाइट्स, मतलब अंडाकार में. स्फीयर, थोड़े से चपटे आकार में. पॉलीगोनल, एपिथेलियल सेल्स, मतलब पॉलीगोनल में मतलब जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखती हों. जो 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर तो पॉलीगोनल कहते हैं. स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल ऑफ फाइबर, जैसे स्पिंडल, इस तरीके से. रॉड शेप्स, ब्रांच शेप, ब्रांच हो जैसे कि पिगमेंट सेल्स, इस तरीके से, है ना. इरेगुलर, मतलब जिसका कोई शेप ना हो, इरेगुलर हो, जैसे WBCs एंड अमीबा. WBCs वाइट ब्लड सेल्स होती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स होती है, पर दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है. अब देखेंगे जैसे सेक्स सेल हो गई, ब्लड सेल हो गई, है ना, बोन सेल हो गई. एपिथेलियल एलोंगेटेड है. फेट सेल
ग्लोब्यूलर है, इम्यून सेल, ओव्यूल है, मसल सेल्स किस तरीके से है, स्पिंडल शेप है, नर्व सेल है, देखो इसी तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। अब देखेंगे साइज। सम सेल्स आर विजिबल एंड सम नॉट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ सेल्स विजिबल होती हैं और किसी में विजिबल एनिमल्स, है ना। जो साइज़ होता है वो समझ में आता है, किसी में नहीं आता है, बट जो मोस्टली सेल्स होती हैं वो विजिबल होती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोमीटर्स में होती हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर्स में हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। और अधिकतर हम 0.0 μm, लार्ज एग जैसे ऑस्ट्रिच का लार्ज एग होता है, लार्जेस्ट एग होता है जो ऑस्ट्रिच का ही होता है, वो 18 सेंटीमीटर होता है। सिंगल मेराइन एल्गी, जो सी में यदि हम एल्गी देखते हैं तो वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर हाइट होती है उनकी इन हाइट। सेल नंबर्स, अब नंबर्स में देखेंगे, ठीक है। मोस्टली द नंबर ऑफ सेल्स इज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज इनडिफाइनाइट। मतलब हम मल्टी सेल्यूलर जो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं अनंत तक, बट द नंबर ऑफ सेल्स में भी फिक्स। मतलब कुछ में सेल नंबर्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। जैसे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, उसमें यदि हम देखें हुक वॉर्म्स, पाइन वॉर्म्स, उनमें हम फिक्स्ड सेल्स ही देखेंगे, ठीक है। अब आती है बारी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यदि हम देखें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, हमने ये कैसे हमने इनको 2 प्रकारों में बांटा है, नंबर ऑफ सेल के बेस पर, है ना। इनका जो आधार है वो नंबर ऑफ सेल्स के, मतलब किसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने इनको 2 भागों में विभाजित किया है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर मीनिंग सिंगल सेल, यूनि मीन सिंगल, मल्टी सेल्यूलर मीन्स मेनी, मल्टी सेल्यूलर। सच एस बैक्टीरिया, पैरामीशियम आर द सिंगल सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम दे आर द सिंगल सेल, ठीक है। और ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। मैंने देखा नेचर में यदि हम देखें तो सिंगल सेल है, उसके बाद भी इनमें फंक्शन जो है वो कैसे हो रहे हैं, पूरे सिंगल सेल के थ्रू ही हो रहे हैं। अब हम मल्टी सेल्यूलर का देखेंगे, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, फंगी, द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर, दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सब चीज़ें मल्टी सेल्यूलर में होती हैं। जब मल्टी सेल्यूलर में इतनी सब चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए सेल भी अलग अलग होगी, इसलिए हमने इसे क्या कहा, मल्टी सेल्यूलर। अब बारी आती है सेल थ्योरी की। जो सेल थ्योरी है किसके थ्रू की गई, जो सेल थ्योरी है वाज गिवन बाय एम स्लेडिन, जो कि बॉटनिस्ट थे, और टी स्वान, जिसे हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी दी उसके बेस पे हम देखते हैं, इन्होंने ये जाना कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़, और वो मिल करके डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती हैं। किसमें, प्लांट्स में, क्योंकि जो एम स्लाइडन थे वो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने पौधे में देखा, ठीक है। जब स्वान थे जो कि ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स में ये जाना उनके रिसर्च के थ्रू कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, मतलब जो सेल होती है उनकी सेल वॉल होती है विच इज़ यूनिक ओनली टू देम, वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है। फिर इनका जो न्यू सेल्स, अब बात आती है फिर फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे प्लांट्स में तो सेल वॉल पाई जाती है, और इन्होंने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, तो उनके सेल्स में मतलब किस तरीके से जो एक सेल होती है तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब 1855 में रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया, ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीज़न। जो पुरानी सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं वही अपनी नई सेल्स का डिवीज़न करती हैं, मतलब बनाती हैं। इट वॉज इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम अनदर सेल, मतलब एक सेल दूसरे सेल को बनाने का काम करती है। ये एक अपने आप में
बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई 1855 में। अब हम इनके की पॉइंट्स जानेंगे, मतलब इनमें क्या मेन चीज़ें होती हैं। जो हम 4 पॉइंट देखते हैं, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने ये जाना कि जो सेल होती है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सबसे निचला हिस्सा। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, सेल जो होती है स्मॉलेस्ट फंक्शन करती है यूनिट सेल के तौर पर, ठीक है। जो न्यू सेल्स होती हैं, जो नई बनी सेल्स होती हैं, वो कैसे बनती हैं? अपनी ही पुरानी सेल्स के थ्रू। ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर स्पीशीज़। जितनी भी सेल्स होती हैं वो बेसिकली केमिकल कंपोजिशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म को सिमिलर बनाती है, स्पीशीज़ को अपने आप में सिमिलर बनाती हैं। अब देखेंगे, जो सेल होती है वो बेसिकली एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है अपने आप में, जैसे एक डॉट के बराबर। हमने इसको यदि हम देखते हैं, जैसे कि अपने हैंड में से हम इसका छोटा सा टुकड़ा निकालूँ मैं यदि स्किन का, फिर उसमें से यदि हम देखते हैं, है ना, उसमें टिश्यूज़ दिखेगी। यदि फिर टिश्यूज़ को फिर और यदि हम डीपली देखेंगे तो हमें किसका स्ट्रक्चर दिखता है? सेल का। सच अस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली रिप्रोडक्शन मूवमेंट। अब रिस्पॉन्स तो अचानक से हमारा एकदम से जैसे कि हमको ठोकर लगती है या हमें एकदम से टकराने वाले होते हैं तो हम एकदम से पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो उसके सेल्स के थ्रू ही होता है। रिप्रोडक्शन भी सेल्स के थ्रू होता है ना। मूवमेंट भी हमारे अंदर सेल्स के थ्रू ही होता है ना। अब देखते हैं, सेल मल्टीप्लाइज टू गिव राइज टू मोर सेल्स। सेल है अपने आप को मल्टीप्लाई करके क्या करती हैं? मोर सेल्स को बनाती हैं। द सेल इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू पास होती रहती है इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के इट कैरीज। अब वो फंक्शन कैसे करती हैं? जो सेल होती हैं उनका फंक्शन किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके से अपना कार्य कर रही हैं। इट कैरीज आउट ऑल वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो सेल होती है वो अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। इट जनरेट्स एनर्जी। ये एनर्जी जनरेट करती है ना, और एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करती हैं। और ये एनर्जी से रिच, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल को बनाती है जो कि हमारे अंदर एनर्जी को स्टोर कर सके। इट सिंथेसाइज सब्सटेंसेस। ये ऐसी चीज़ें बनाती हैं, जैसे चीज़ों में क्या आता है? प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा, एंड रिप्लेसेस वॉर्न आउट सेल्स। वॉर्न आउट सेल्स मतलब उन सेल्स को भी बाहर कर देती है जो कि उनके लिए हानिकारक हो जाती हैं। इट रिस्पायर्स एंड एक्सचेंज गैसेस विद इट सराउंडिंग। वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग जो रिस्पायर्स मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू रिस्पायर भी करती हैं और गैसों का आदान प्रदान भी होता है। ये क्या करती है? सीक्रेट सेल प्रोडक्ट, सिक्रेशन भी करती है सेल प्रोडक्ट्स का। एग्जांपल एंजाइम। सेल जो होती है कुछ सिक्रेशन भी करती हैं। किनका सिक्रेशन करती हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड म्यूकस। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, म्यूकस क्या होते हैं। एंजाइम वो होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। हार्मोन्स, म्यूकस एट्सेट्रा। इट हेल्प्स टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल बैलेंस। ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का भी काम करती है। इट हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का ट्रांसफ़र भी करती, पदार्थों का आदान ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, हेल्प करती है। इट गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट भी कहती है। अब हमें स्ट्रक्चर का सपोर्ट कैसे देती होगी? जैसे हमारी बोन्स में भी तो हमारी सेल्स होती हैं, उस तरह से हमें ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो सेल्स होती हैं मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू हेल्प करती हैं। जो ये फेज़ होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जब देखते हैं इनको। अभी आप बस इतना ही देख लीजिए। अब आता है सेल टाइप्स। अब सेल के शेप अलग होती हैं, साइज़ अलग होती हैं, है ना, नंबर्स में अलग होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। उसी तरह से टाइप लेंगे सेल टाइप्स। सेल कितने प्रकार की होती हैं? बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर 2 टाइप्स। मतलब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हमने जो सेल है उसको 2 भागों में बांटा है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अर्ली न्यूक्लियस एंड ट्रू न्यूक्लियस। वो सेल do not have a well defined nucleus, absence of nuclear membrane। वो न्यूक्लियस जिसमें हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती हैं
उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब वो न्यूक्लियस जो कि आसपास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू घिरा हुआ हो, वो न्यूक्लियस यूकैरियोट कहलाएगा। और जिसमें जिस सेल में न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस तो हो लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसके जो न्यूक्लियस के जो पार्ट होते हैं, है ना, वो उसी में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। द जेनेटिक मटेरियल इज़ अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। पर जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं वो विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, और वो डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, वो होते हैं प्रोकैरियोट में। जबकि ये होते हैं किसके, क्रोमोसोम्स के रूप में। और ये विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। और ये बहुत एडवांस सेल है जो कि किसके थ्रू ही हुआ है, प्रोकैरियोट सेल के थ्रू ही हुआ है। जैसे हम ये डायग्राम देखेंगे, डायग्राम को इतना माइंड मत कीजिएगा, बस समझने की कोशिश करें। जैसे ये सेल वॉल, अब ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। जैसे ये कैप्सूल की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसे फ्लैजेलम बोलेंगे हम। और ये है साइटोप्लाज्म, जिसमें आप देखिए न्यूक्लियोटाइड डीएनए दिख रहा है आपको, ये डीएनए इसी तरह से पूरे इसमें रहेगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, डीएनए, राइबोसोम्स, देखा, ये जो बाहर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे पिली बोलेंगे, पिल्ली उसे बोलेंगे। इसके अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। अब होता है ट्रू न्यूक्लियस सेल। देखो ये जो दिख रहा है सर्कल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस दिख रहा है, हम इसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस सेल। अब इस सेल को हम बोलेंगे, ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर है न्यूक्लियोलस, और इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। इसके अंदर एक और जो सर्कल रहेगा न्यूक्लियोलस, इसके अंदर हमको आरएनए, डीएनए मिलते हैं। और यह है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल। इसका जो साइज़ होता है, यदि हम इसका साइज़ देखें 0.1 to 5.0 μm तक होता है। इसका साइज़ होता है वो 10 to 100 μm तक होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। आप इन नामों से मत घबराइएगा, ये सब आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आती है स्ट्रक्चर। जो सेल होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। 3 मेजर फंक्शन होते हैं सेल के रीजन में। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और रहता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और सॉरी साइटोप्लाज्म की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी। अब हम इन तीनों पार्ट को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही हमने अभी जितने पार्ट पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उसमें ही आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, पर इस न्यूक्लियस अपने आप में एक अलग पार्ट होता है, उसका फंक्शन भी थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम इसको 3 मेजर पार्ट में देखते हैं। अब जो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल होती है, मतलब सेल की जो आउटर बाउंड्री हम देखेंगे, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी। और इसके अंदर जो एक लिक्विड होता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेरियस सेल्यूलर और सेल। अधिकतर जो सेल होती हैं उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स हम किसे बोल रहे हैं, जो हमने भी देखे थे, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, राइबोसोम्स, ये सब उसके ऑर्गेनल्स हो गए। क्योंकि उसके थ्रू तो हम सेल को डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसीलिए न्यूक्लियस इज विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो न्यूक्लियस होता है वो किस में विजिबल होता है, अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। द अदर ऑर्गेनल्स कैन बी सीन अंडर एंड, जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसके थ्रू दिखाई देते हैं हमको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। हमने पढ़े थे 3 टाइप्स। आप प्लीज़ यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हमने कौन कौन से 3 माइक्रोस्कोप हमने टाइप्स पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। अब आता है सेल। सेल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट से मिलकर बना होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने आप में एक अलग फंक्शन रखता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को अलग रखते हैं। और साइटोप्लाज्म में अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनके अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसलिए हम इनको 2 भागों से मिलकर हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो कहीं भी आप प्रोटोप्लाज्म को देखें या पढ़ें जब, तो आप ये ना सोचें कि हम
अलग से ये कैसे आ गया, या हम उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की ही बातें करते हैं। अब ये देखिए प्लांट सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ी सी अलग होती है, बस थोड़ा ही एक अलग ही थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ये आप देखेंगे यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये सेल वॉल हो गया, ये जो अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, सेल वॉल की तरह काम करते हैं। और ये जो आपको सबसे बड़ा जो एक दिख रहा है ना आकार में, ये वैक्यूल होता है। इसमें अधिकतर सेल सेप होता है, एक लिक्विड होता है वाटर लाइक, ठीक है, तो वैक्यूल में वही भरा होता है। और दूसरा होता है सेल वॉल, यह राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे जो सब दूर बिखरे होते हैं राइबोसोम्स, एमाइलोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस या आसपास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोऑक्सीसोम एटसेट्रा। यह है प्लांट सेल। अब हम देखेंगे एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होती है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है इसका। इसमें होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस होता है वो आसपास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा हुआ रहता है। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भरा होता है, घिरा हुआ रहता है। जो ये न्यूक्लियस होता है उसमें होता है न्यूक्लियोलस, जिसमें हमें राइबोसोम्स, डीएनए और आरएनए देखने को मिलते हैं। और ये होता है इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। एनवेलप इधर एक छोटा छोटा सा खुला हुआ रहता है, जिसे हम एनवेलप अपने हिसाब से पूरे सेल को कंट्रोल करता है।